तो पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल 700 से लेकर के 1200 ईस्वी में इसका गुप्तोत्तर काल हमने पढ़ा था, जो एंशिएंट हिस्ट्री था, बट इसका ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभिक मध्यकाल से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन लगभग 550 ईस्वी के बाद से हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और उसके पश्चात क्षेत्रीय शक्तियों के उभार तक का काल, इसे ही गुप्ता पोस्ट पीरियड ईयरली मिडाइवल ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, फिर से एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया था, डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कोई अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं बचा था और राजनीतिक शक्ति जो थी वो खंडित हो गई थी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई थी। कारण इसका क्या था कि उत्तराधिकारी जो थे उनके बीच संघर्ष हो रहा था, हुणों के बीच आक्रमण हो रहा था, आर्थिक संसाधन की कमी भी हो गई थी, भूमि अनुदानों से राजस्व में गिरावट आ चुकी थी। परिणाम क्या था, तो राजा की जो शक्ति थी ना वो सीमित हो गई थी। ठीक है, स्थानीय जो सामंत हैं, स्थानीय सामंत शक्तिशाली हो गए थे, प्रशासन कमजोर हो गया था। जो भी प्रशासन है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। ठीक है, प्रशासन कमजोर हो गया था। फिर इसका ये पॉइंट्स क्या है कि यह काल सेंट्रलाइज स्टेट और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटी का संक्रमण काल था। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइजेशन काल और इसका काल का एग्जाम्पल है। और उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, राइज ऑफ रीजनल किंगडम। गुप्त के बाद, जो गुप्त काल के बाद अनेक शक्तियां उभरी थी। ठीक है, प्रमुख वंश में कौन कौन सा था, तो उत्तर भारत में पुष्य भूति वर्धन काल का, जो कि हर्षवर्धन हम लोग देखते हैं, वो उत्तर भारत में ये थे। फिर बंगाल में गौड़, दक्कन में चालुक्य, और फिर दक्षिण भारत में कौन से थे, तो पल्लव वंश के थे लोग। वहां पे उनका जो राज्य था वो उभरा था। ये राज्य स्थानीय आधार पर मजबूत, लेकिन अखिल भारतीय नियंत्रण से वंचित थे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्तोत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, लेकिन सांस्कृतिक निरंतरता क्या थी, वो बनी रही। ठीक है, ये हम लोग का पॉइंट है। अब हम लोग बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ सामंतवाद की। जो सामंतवाद की जो थी वो शुरुआत कैसे हुई थी, सामंतवाद की शुरुआत। तो सामंतवाद भूमि आधारित शक्ति व्यवस्था थी। जो सामंतवाद क्या थी कि भूमि आधारित शक्ति की व्यवस्था थी। इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से थे, तो राजा जो थे वो भूमि अनुदान करते थे, किसको, ब्राह्मण और अधिकारी को। राजा किसको भूमि दान करते थे, तो ब्राह्मण और अधिकारी को भूमि के साथ कर वसूलने का अधिकार था, कि उनको भूमि उनको दे दिया गया, वो उस पे किसान खेती करते थे, वो उसे कर वसूलते थे। राजा को सेना कमजोर सामंतों पर निर्भर, राजा की जो सेना थी ना वो कमजोर थी, तो राजा क्या थे कि सामंतों पर निर्भर करते थे, वही लोग उनकी सारी देखभाल किया करते थे और जो भी एक सैनिक का काम होता है वो करते थे। ठीक है, अभी ये क्या है कि आर एस शर्मा के अनुसार क्या है चीजें, कि भारतीय सामंतवाद का विकास भूमि अनुदान प्रणाली से हुआ था। किससे हुआ था, भूमि अनुदान प्रणाली। और इसके परिणाम क्या थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या हो गया, कि मजबूत हो गया। ग्रामीण का जो भी अर्थव्यवस्था था वो मजबूत था। शहरी जीवन का पतन हो चुका था और स्थानीय प्रभुओं की शक्ति में वृद्धि आ गई थी। जो स्थानीय जो लोग थे, जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली घोषित करते थे वो। और एक फैक्ट के रूप में हम लोग जानेंगे कि सामंत शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, तो सामंत शब्द का पहली बार प्रयोग गुप्तोत्तर काल में हुआ था। ठीक है, गुप्ता के बाद वाले काल में सबसे पहले इसका युग हुआ था। उसके बाद भूमि अनुदान प्रणाली क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता था कि ब्राह्मणों को भूमि दान कर दिया जाता था, वो कर मुक्त होता था, उसमें उनको टैक्स नहीं देना होता था, उनको प्रशासनिक अधिकार भी मिलता था। ठीक है, और प्रकार कौन कौन से थे, तो ब्राह्मदेय यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाता था। अग्रहार, जैसे कि इसमें मंदिर और धार्मिक संस्थानों को बनाने के लिए दिया जाता था। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या आया, इस तरह की चीजें तो हो गई, बट इनका कुछ प्रभाव भी तो आया होगा ना। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव आया था। तो प्रभाव था कि राज्य की आय में कमी होने लगी, ग्रामीण जो आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी, सामंतवाद को बल मिल गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है कि जो लैंड ग्रांट्स क्रिएटेड इंटरमीडिएट्स बिटवीन किंग एंड पीजेंट। जो लैंड का ग्रांट्स है वो क्रिएट हो गया था इंटरमीडिएट्स किंग्स और पीजेंट के बीच में। प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी, तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल कौन सा था, तो देखिए प्रमुख शक्ति में हर्षवर्धन जो थे ना 606 से लेकर के 647 ईस्वी में इनका किया जाता है। तो इनका परिचय क्या था कि ये अंतिम महान उत्तर भारतीय सम्राट थे, उत्तर भारत के अंतिम महान भारतीय। इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। और वंश कौन सा था, पुष्यभूति वर्धन वंश। पुष्यभूति और शासनकाल 606 से लेकर के 647 तक था इनका शासनकाल। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि वर्धन वंश का क्या था। तो पुष्यभूति वर्धन वंश में
में वंश का परिचय अगर हम लोग देते हैं तो ये मूल केंद्रित स्थानोत्तर थानेश्वर के थे और संस्थापक कौन थे इनके, तो पुष्यभूति। ठीक है, वंश क्रम क्या था, तो पहले प्रभाकर वर्धन आया, उसके बाद राज्यवर्धन जो कि इनका बड़ा भाई था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी तो हर्षवर्धन। फिर तथ्य क्या है कि प्रभाकर वर्धन को परम भट्टारक कहा गया। जो प्रभाकर वर्धन थे उनको परम भट्टारक भी कहा गया। क्या कहा गया, परम भट्टारक। अब हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हम लोग जानेंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल, प्रशासन, ये राजा कैसे थे, सर्वोच्च थे, कोई स्थायी नौकरशाही नहीं था, ये सामंतों पर निर्भर इनकी व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था जो थी वो कमजोर थी, अस्थायी सेना कमजोर थी, सामंतों की सहायता से सारा काम होता था। ठीक है, और धार्मिक नीति क्या थी, तो प्रारंभ में ये शैव्य थे। ठीक है, शैव्य धर्म के थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म महानायन का संरक्षण किया और धार्मिक सहिष्णुता को इन्होंने बनाए रखा। ठीक है, और कुछ मेंस इसके टाइम्स के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये देखिए, कन्नौज सभा और बौद्ध धर्म। हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सभा आयोजित की। फिर बौद्ध, जैन, ब्राह्मण विद्वानों का समागम, हेन स्वांग मुख्य अतिथि थे। ठीक है ना। अब हर्ष के बाद की स्थिति की बात करेंगे तो कोई सक्षम उत्तराधिकारी नहीं हो पाया। फिर क्या हो गया कि साम्राज्य का विघटन हो गया। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का पुनः उदय होने लगा। जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, छोटी छोटी शक्तियां, बड़े साम्राज्य के अंत होने के बाद फिर से जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो उनका उदय होने लगा। प्रीलिम्स का फैक्ट क्या है कि हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में लगभग 100 वर्षों तक कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बना। स्रोत कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को कि कोई बड़ा साम्राज्य नहीं मिला, तो हेन सांग जुआन, हेनजांग जो इनका किताब है जुआंग, चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि भारत यात्रा किए थे 630 से लेकर के 644 ईस्वी। उनका ग्रंथ सुयुकी और हर्ष का शासन, प्रशासनिक कमजोरी, सामाजिक जीवन, नालंदा की शिक्षा व्यवस्था, महत्वपूर्ण कथन। राजा मेहनती था लेकिन व्यवस्था कमजोर थी। उनका जो इसमें किताब लिखा था उसमें महत्वपूर्ण कि राजा मेहनती था लेकिन उनकी जो व्यवस्था थी वो क्या थी, वो कमजोर थी। फिर वाण भट्ट के द्वारा रचित हम लोगों को, वान भट्ट के द्वारा रचित हर्ष रचित संस्कृत, वान भट्ट के द्वारा हर्ष रचित संस्कृत ग्रंथ। फिर हर्ष की जीवनी, साहित्यिक शैली, अतिशयोक्ति। फिर महत्व के रूप में हम लोग को मिलता है राजनीतिक इतिहास, समाज की संस्कृति। और टिप्स की बात करेंगे तो हर्ष चरित प्रशस्ति और ऐतिहासिक स्रोत में हम लोगों को आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग परीक्षा उपयोगी एग्जाम रेडी पॉइंट्स को भी है उसको भी जान लेंगे। ठीक है, परीक्षा उपयोगी पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हर्ष जो थे वो पुष्यभूति वंश के थे और हेन सांग त्सुयोकी की बुक में इनकी सारी नॉलेज मिलती है और भूमि अनुदान से सामंतवाद स्टार्ट हो गया था। मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुप्तोत्तर भारत संक्रमण काल, हर्ष जो है अंतिम महान सम्राट, आंशिक सत्य और भूमि अनुदान और सामंतवाद से रिलेटेड। ठीक है, अब चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर लेते हैं। तो चलिए, गुप्त साम्राज्य का पतन कब हो गया था, तो 550 ईसा पूर्व। फिर केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, भूमि अनुदान जो है वो प्रणाली का विस्तार हुआ। फिर सामंतों का उदय होने लगा, फिर राजाओं की शक्ति सीमित होने लगी, क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ और राजनीतिक विखंडन हो गया और प्रारंभिक मध्यकाल की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये फ्लो चार्ट 10 से सीधे आंसर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसके टाइमलाइन को देख लेते हैं। ठीक है ना, 550 से 750 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। 550 में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, फिर हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ 606 ईस्वी में। 630 में हेनसांग भारत आगमन आए और कन्नौज में बौद्ध सभा जो थी 643 में, कन्नौज बौद्ध सभा। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और 650 से लेकर के 750 ईस्वी क्षेत्रीय राज्यों का पूर्ण उदय हुआ। छोटे छोटे जो राज्य थे उनका पूर्ण उदय हुआ। फिर इसका ट्रिक्स क्या है कि हर्ष कितना थे, तो 606 से 647 याद रखने वाला कोर फैक्ट है। ठीक है, वन पीस क्विक रिवीजन की हम लोग बात करेंगे तो राजनीति में कोई अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं था, कोई अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं था। सत्ता का विकेंद्रीकृत हो गया और सामंतों की भूमिका बढ़ी। अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, ब्रह्मदेय अग्रहार, शहरी पतन और ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढ़ी। समाज कैसी थी, तो जाति व्यवस्था कठोर थी, ब्राह्मणों की स्थिति जो थी वो मजबूत थी। धर्म कौन से थे, तो शैव और वैष्णव परंपरा चलती थी। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया हर्षवर्धन ने। और स्रोत क्या-क्या है, तो सीयू की बुक और वान भट्ट का क्या था, वान भट्ट हर्षचरित। अब कुछ क्वेश्चन आंसर। गुप्तोत्तर काल को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है, तो गुप्तोत्तर काल 600 से 750 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में प्राचीन से मध्य काल में संक्रमण का चरण है। मुख्य तर्क केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया था, भूमि अनुदान की प्रणाली आ गई थी, सामंतवाद का विकास हो गया था और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था। इस काल को राजनीतिक विखंडन के बावजूद सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही। हर्षवर्धन को अंतिम महान उत्तर भारतीय सम्राट क्यों कहा गया, क्योंकि उनके बाद विशाल साम्राज्य नहीं हुआ, धार्मिक सही
न्यायी शून्य थे, सांस्कृतिक संरक्षण थे, स्थायी प्रशासन नहीं थी और सामंतों पर निर्भरता थी। हर्ष महान था लेकिन उसकी व्यवस्था टिकाऊ नहीं थी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। हेनसांग जो था वो भारत कब आया था? तो 630 में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वर्धन वंश से संबंधित था। ब्रह्मदेय क्या था? तो ब्राह्मण को भूमिदान। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। सामंतवाद का प्रमुख आधार क्या था? तो भूमि अनुदान। अब कुछ क्वेश्चन है इन काल निर्धारण प्लस परिभाषा, राजनैतिक, आर्थिक, इन सारी चीजों में गुप्तोत्तर। भारत के मध्यकालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को उन्होंने जन्म दिया था। ये टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। लाइक से